हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 27 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है UIDAI एक्सपैंड करने जा रहा है आधार के सेंटर्स को और डेटा इंटीग्रिटी के नॉर्म्स को भी टाइटन कर रहा है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, UIDAI क्या है, किस तरीके से यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आधार कार्ड के रेफरेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गोल्ड ETF के ऊपर, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किस तरीके से करंट सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहे हैं जब इक्विटी के रिटर्न्स उतने ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं 25 में। तो यहाँ पे आपको मैं ETF के बारे में बताऊंगा और ये एक बिजनेस आर्टिकल है। ये आर्टिकल मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये आर्टिकल इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जहाँ से यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, इस वजह से आपको मैं बार बार वो चीज़ें बताता चलता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अर्बन मलेरिया के ऊपर, किस तरीके से ये की थ्रेट की तरीके से एमर्ज हो रहा है इंडिया में और इंडिया का जो एलिमिनेशन गोल है उसको कैसे थ्रेट कर सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एयर पोल्यूशन के ऊपर, कैसे जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है और जो दिल्ली की एनसीआर डिबेट है, दोनों में क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है और कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में क्या है एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे बात की जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के ऊपर कि क्या जो पोल्यूशन की जिम्मेदारी है केवल एक के ऊपर थोपी जानी चाहिए, यहाँ पे सबको एक साथ ला करके पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को लगाना चाहिए, क्या सरकार की जिम्मेदारी है या किसी प्राइवेट प्लेयर की जिम्मेदारी है, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक एडिटोरियल है जहाँ पे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात होगी। मैं आपको सिंपल टू द पॉइंट वो चीज़ें बताऊंगा और एक ब्लूप्रिंट में रखूंगा कि आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊं वो एक कहानी टाइप ना चले, उससे आप कुछ चीज़ें या कुछ पॉइंट्स निकाल करके क्वेश्चन में लिख सको अपनी आंसर राइटिंग में। और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे इसके जो की पॉइंट्स होंगे उनका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है PPP मॉडल के ऊपर मेडिकल एजुकेशन में। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो मेडिकल एजुकेशन में PPP मॉडल की बात हो रही है तो उसकी क्या रिस्क कॉस्ट पॉलिसी कंसर्न्स क्या है, तो ये सब तो करंट के एस्पेक्ट में बात हो रही है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो PPP मॉडल है ये क्या है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से पॉजिटिव पार्ट्स हैं अगर मेडिकल एजुकेशन में लाए जाएंगे, कौन कौन से कॉन्स हैं इसमें, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सब आपको मैं एक ब्लूप्रिंट एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, जो बच्चे रेगुलर सुन रहे हैं तो उनको ये बात समझ में आ चुकी होगी, जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो एक फॉर्मेट में रहता है ताकि आप उसको डायरेक्टली खा सको। खाने का मतलब है कि आप उसको यूज कर सको डायरेक्टली रेडीमेड फूड की तरीके से अपने आंसर राइटिंग में। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब मैं टू द पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे बात क्या हो रही है। अब ये तो न्यूज़ है UIDAI टू एक्सपैंड फुल सर्विस आधार सेंटर्स टू 473 बाय सितंबर। ठीक है, आपको पॉइंट बताता हूँ। UIDAI ने कहा है, अभी के लिए मान लेते हैं इसको मैं आधार बॉडी कह रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो, क्योंकि बार बार UIDAI बोलना थोड़ा सा ना वो प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब हो जा रहा है, या तो इसका कुछ नाम रख देते हैं हम लोग। अभी के लिए करते हैं आधार बॉडी, नेक्स्ट टाइम कुछ नाम रखा जाएगा उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये तो आधार बॉडी है, इसने कहा है कि वो जो फुल फ्लेश्ड आधार के एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर होते हैं उनको वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम 88 टू 473 बाय सितंबर 2026। अब सोच के देखो, मतलब करेंटली 88 है तो ये बढ़ करके 473 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रही है? तो करने का उद्देश्य है ताकि हर एक, बोलते हैं ना, हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो होना ही चाहिए, जिससे ट्रैवल बर्डन और जो आपके एडल्ट्स का एप्लीकेंट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। ये ना हो कि अगर किसी को आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए दूर जाना पड़ेगा, उसको ट्रैवल बर्डन कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब आधार कार्ड की जो सर्विसेज होती है लिमिटेड होती है कंपेयर टू चिल्ड्रन की बात अगर की जाए तो यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट्स, मल्टीपल नेम चेंजेस, ये सारी चीज़ें फिजिकल विजिट को रिक्वायर करती हैं और इसमें जो सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं दैट इज प्रीटी मच लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अपडेट करवा सकते हो वहाँ पे जा करके। तो UIDAI जो है वो वर्क कर रहा है गूगल के साथ ताकि आधार सेंटर को मैप किया जा सके, ताकि आसानी से एक्सेस दिया जा सके। अब यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन का कंसर्न भी है, ताकि अब ये जब इलीगल इमिग्रेशन कंसर्न है तो इस वजह से ऑन फील्ड वेरिफिकेशन करना और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा इस मूव का। इम्पैक्ट पहला तो ये होगा कि आधार सर्विसेज अब इजीली एक्सेसिबल होंगी एडल्ट्स को।
ट्रैवल और डिलेस कम होगा, डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी अच्छी हो जाएगी, चेक्स ऑन इलीगल इमिग्रेशन भी रहेगा और सर्विस ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं यूआईडीएआई की, जिसको हमने कहा आधार बॉडी, तो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर आधार एक्ट 2016। ये मैनेज करती है आधार बायोमेट्रिक आईडीज को, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आधार कार्ड है वो कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वो इंश्योर करती है बॉडी कि आइडेंटिटी का ऑथेंटिकेशन और जो डेटा सिक्योरिटी है वो इंश्योर की जा सके। यहीं पे एक शब्द आता है आधार मेटा डेटा। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आधार मेटा डेटा? इसका अर्थ होता है डेटा ऑफ डेटा। अब जैसे आप अगर आधार कार्ड देखोगे तो आपका एक फोटो दिखेगा, वहां पे एक नंबर दिखेगा, तो वो आपके सामने विजिबल है, बट उसके पीछे कुछ ना कुछ तो डेटा स्टोर होगा ना, जिससे आपको सारी चीजें दिख रही हैं। तो जो बैकएंड पे डेटा होता है एकदम माइक्रो लेवल पे, उसको मेटा डेटा बोलते हैं आसान सी भाषा में। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर ये आपने बोला क्यों, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अब यहां पे पहले देखते हैं 2020 का क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। एकदम स्ट्रेट अवे यूपीएससी बोल रहा है, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं आधार इश्यूड द आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। क्या ऐसा है? मतलब यूआईडीएआई ने एक बार अगर कहीं कुछ लिख दिया है फिर तो वो ऐसी लकीर हो चुकी है लक्ष्मण रेखा, उसको काटा ही नहीं जा सकता। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे नाइदर वन और नाइदर टू इज करेक्ट। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं फिर से 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, क्या नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्या है आधार मेटाडेटा में कि स्टोर नहीं किया जा सकता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मेटाडेटा का अर्थ क्या होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या रहा है? स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन। क्या ये सही है? यस, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन पर्टिकुलरली टू शेयर आधार डेटा। ये चीज कंप्लीटली मना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है तो वहां पे डेटा शेयर नहीं करती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को एक तरीके से डेलीगेट किया जाता है ताकि प्राइवेट प्लेयर्स कर लें, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आधार डेटा को शेयर किया जाएगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसाइजली बोली है। फिर क्या आधार मैंडेटरी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए? नहीं। आप सोच के देखो एक बार, क्या हर जहां इंश्योरेंस ले जाने पे आपको मैंडेटरी आधार देना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, लेकिन आज क्या होता है, हर जहां नंबर मांगा जा रहा है, हर जहां आपसे आधार मांगा जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपको कोई भी स्कीम का बेनिफिट चाहिए और वो स्कीम फंड हो रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उस केस में आपको आधार मैंडेटरी हो जाता है। तो 2 और 4 इज दी राइट वन। ठीक है, चलो तो यहां पे आपने आधार के बारे में समझा, यूआईडीआई ने किया वो समझा, क्या है ये बॉडी वो समझा, और इससे कनेक्टेड पीवाईक्यू देख लिए। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफी ज्यादा रेलेवेंट आर्टिकल है। यहां बात हो रही है अर्बन मलेरिया के ऊपर। तो जो अर्बन मलेरिया मतलब क्या होता है? मलेरिया अर्बन एरियाज में राइस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेसिव मॉस्किटो जिसका नाम क्या है, एनोफिलिस स्टेफेंसी, ये स्पेशली दिल्ली लाइक सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये जो इन्वेसिव मॉस्किटो की स्पीशीज़ हैं वो मलेरिया को फैला रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो टारगेट है कि मलेरिया को एलिमिनेट कर देना बाय 2030, ये थ्रेटन हो जाता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा पॉकेट पे लोगों की। अर्बन चैलेंजेस की बात की जाए तो ये अपने आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर में ब्रीडिंग सबसे बड़ा चैलेंज। यहाँ पे ये जो मॉस्किटोज होते हैं कहाँ पे ब्रीड करते हैं? इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड भी तो होता है ना। कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, हेल्थ केयर फ्रैगमेंटेड है। अब पर्टिकुलरली देखा जाए मलेरिया में एक खासियत होती है कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस होते हैं वो जनरली नहीं पता चल पाते हैं। माइग्रेशन जैसी क्राइसिस, टेरेन इतना डिफिकल्ट होता है कि ट्रांसमिशन जो हो जाता है वो उतना ज़्यादा बहुत स्पीड में होता है ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब यहां से जब टेरेन डिफिकल्ट है तो ट्रांसमिशन भी बहुत फास्ट होगा, और जब वो फास्ट होगा तो उसके लिए कंट्रोल मेजर्स भी होना चाहिए। ऑल्दो मलेरिया के लिए इंडिया काम कर रहा है, लेकिन अगर कुछ की गैप्स की बात की जाए तो प्राइवेट की जो रिपोर्टिंग है वो वीक है। ड्रग और इंसेक्टिसाइड्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं काम करता है, तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो अर्बन मलेरिया के बारे में। फिर यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है एनोफिलिस स्टेफेंसी, ये इन्वेजिव अर्बन मलेरिया का वेक्टर है जो कि वाटर टैंक टायर्स कंटेनर में ब्रीड करता है, सिटीज में थ्राइव करता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसमिट क्या क्या होता है इसमें, ये सारी चीजें होती है। अब आपको ये सारी चीजें सिर्फ पढ़ लेनी है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। सोल्यूशन की बात की जाए, सोल्यूशन में क्या है, कंटेनर ब्रीडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसमिट जब बात की जा रही है, फाल्सीपैरम और वाइवैक्स, तो ये सब क्या है, ये सब ट्रांसमिट करेगा। ये जो इन्वेसिव स्पीशीज अपने साथ ये सब चीजों को भी ट्रांसमिट करता है। अब यहाँ
यहाँ पे जो लार्वा होता है उनके कंट्रोल के लिए भी स्टेप्स लेने होंगे। ठीक, जो अर्बन सर्विलांस है, मैपिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस, इंसेक्टिसाइड रोटेशन, ये सब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब होता क्या है कि जो मलेरिया होता है, मैं आपको पहले बताया एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो जो उसके वेक्टर्स होते हैं उनका जल्दी पता नहीं चल पाता है, पहली चीज़। और कोई भी चीज़ें जो इम्यूनिटी जब तक बनती है लोगों की तब तक बहुत देर हो जाती है, पहला एस्पेक्ट ये हो गया। तो मलेरिया की जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक बार एक मलेरिया वायरस आए तो बाकी जितने भी आएंगे उस सब के लिए हमारी बॉडी तैयार रहेगी। हर एक के लिए थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। उसी के ऊपर यूपीएससी ने एक पॉइंट भी रखा हुआ है। बट अभी हम देखते हैं वाई इम्यूनिटी इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, क्योंकि जो पैरासाइट्स है वो चेंज करता रहता है एंटीजेंस को। ठीक है, इम्यूनिटी जो होती है पार्शियल होती है। यहां पे कोई भी अगर विदाउट रिपीटेड एक्सपोजर रहेगा, अगर कोई भी इंसान कंटिन्यूसली रिपीटेडली एक्सपोज्ड होगा तो उसकी इम्यूनिटी भी इंपैक्ट होगी, क्योंकि अलग अलग टाइप का इंपैक्ट अलग अलग मलेरिया का वायरस या अलग अलग जो मलेरिया के इन्वेसिव स्पीशीज आपको मैंने बताया वो जो लार्वा होंगे वो इंपैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, डिफरेंट प्लाज्मोडियम की स्पीशीज होती है। अब जब प्लाज्मोडियम की स्पीशीज की बात हो रही है तो ये क्या करेंगे, ये इंपैक्ट करेंगे अलग अलग तरीके से। बॉडी में इम्यूनिटी उस तरह से नहीं बन पाएगी तो बॉडी पे इंपैक्ट भी हर एक प्लाज्मोडियम या बेसिकली जो स्ट्रेन होगा वो इंपैक्ट वैसे करेगा। अब ये सवाल देखिए, यूपीएससी 2010 का सवाल है, कह रहे हैं वाइड स्प्रेड रेसिस्टेंस है मलेरिया पैरासाइट का, लेकिन ये क्यों डिफिकल्ट है कि इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन नहीं बन पा रही है। तो आपको मैंने क्या बताया अभी, जो लोग होते हैं वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाते हैं ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, तो सेकंड इज राइट वन। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये अर्बन मलेरिया का आर्टिकल क्यों लिया है। तो मैंने आपको मेंस पर्सपेक्टिव से क्या बताया, सोल्यूशन वाली चीजें। अब ये जो सोल्यूशन है ये ऐसा नहीं है केवल आप मलेरिया में यूज कर सकते हो, इसको बहुत ब्रॉड तरीके से आप बाकी डिसीजेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस नेक्स्ट आर्टिकल में बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को क्लिक करूंगा जो कि जरूरी है। अब आपको गोल्ड ईटीएफ नहीं समझना, पहली बात तो ये भूल जाओ क्या है। एक आसान सी भाषा आपको पता है, जो सोने का दाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जो सोने का दाम होता है, कभी कभी आप सोना ना खरीद के सोने का जो दाम होता है उसके दाम में जो चेंजेस होता है ना, उसको जब स्टॉक मार्केट पे लगाया जाए तो उससे जो प्रॉफिट होता है ना वो आपका एक कैटेगरी बनाई जाती है जिसे हम लोग ईटीएफ कहते हैं। तो ईटीएफ जब कहा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या, आप ये समझो पहले। ईटीएफ का साधारण सा मतलब यही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जो एक्सचेंज होगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां पे ट्रेड किया जाने वाला फंड, ये फंड है, ये कोई स्टॉक की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं गोल्ड की वैल्यू आज 10 रुपए है, कल को ये 12 रुपए हो जाएगी, तो आपने मान लो 10 रुपए में ये एक फंड खरीद लिया है, तो आपके पास क्या सोना है, नहीं, आपने सिंपल एक वैल्यूएशन लेकर के आपने स्टॉक में कुछ खरीद लिया है। ठीक है, अब यहीं पे शब्द आता है गोल्ड ईटीएफ, मतलब क्या है, गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसकी वैल्यू जो चेंज हो रही है उसी पे आपने एक तरीके से आप ये समझ लो कि आपने ले लिया है उसको। ठीक है, अब जब वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो उसी के अनुसार आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो करंट सिनेरियो क्या है, जो गोल्ड ईटीएफ है उसमें स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का इनफ्लो हुआ है, मार्केट की अनसर्टेनिटी है लेकिन फिर भी हो रहा है। जो गोल्ड के ईटीएफ हैं उनके जो शेयर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। गोल्ड की प्राइसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 61% बढ़ चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रीजन है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टैरिफ वॉर है, सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सप्लाई कम होगी और डिमांड वैसे ही राइज करती जाएगी तो प्राइसेस भी बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आपको मैं साधारण सी बात बताऊं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब क्या होता है। इसके पहले गोल्ड लग गया, अब आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को एज इट इज समझिए। ये एक तरीके से क्या होता है, एक बास्केट होती है। बास्केट बोलो सर, बास्केट में क्या रखोगे, सब्जियां रखोगे, तो इस बास्केट में क्या होगा, कई स्टॉक होंगे, जैसे एक कंपनी ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर यहीं पे गोल्ड का, इन सबको एक जहां पे रखा जाएगा और फिर इनका एक वैल्यू एक्स निकाली जाएगी। उस वैल्यू एक्स को जो बोला जाएगा, इसको बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इस फंड में क्या होगा, कई सारे स्टॉक्स होंगे, गोल्ड्स होंगे, वो एक प्रोडक्ट में बना दिए जाएंगे। नहीं तो बोला जाए भैया आपने ये एक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक खरीद लिया, तो उस एक्स इंडस्ट्री का स्टॉक का मतलब क्या, आपने वो इंडिविजुअल स्टॉक लिया है। लेकिन जब कह रहे हैं आपने ईटीएफ लिया तो आपने कई सारे लिए होंगे। यही सेम चीज तो म्यूचुअल फंड में होती है। जब म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी डालते हो तो क्या होता है, आप सोच के देखिए, वहां पे यही चीजें तो होती हैं कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है उस पैसे को वो अपनी जहां पे जो भी आपका होगा मैनेजर, वो पैसा लेकर के जो कंपनी होगी वो आपसे लेके कहां पे, जो भी शेयर
शेयर मार्केट होगी वहाँ पे अपने अनुसार लगाएंगे, फिर जो प्रॉफिट होगा उसका रिटर्न आपको मिलेगा, तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं होता उसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें फिक्स इंटरेस्ट की बात होती है एंड दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री के ऊपर होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए 24 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसको कंसिडर किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ईटीएफ, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप। तब क्या बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है मोटर व्हीकल कहाँ से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया भाई, तो यहाँ पे 1 and 3 इज दी राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात करता है, एयर पोल्यूशन के ऊपर, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और दिल्ली एनसीआर में जो डिबेट चल रही है। तो अब देखिए होता क्या है, जो व्हीकल से निकलने वाला एमिशन होता है उसको मेन सोर्स कहा जाता है दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन है, स्पेसिफिकली अगर PM 2.5 और टॉक्सिक गैसेस की बात की जाए। बट इन सब चीज़ों पे होता क्या है, जो स्टबल बर्निंग को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, लेकिन अगर स्टबल बर्निंग को देखा जाए तो केवल एक सीजन में होती है और इनको पार्शियल कंट्रीब्यूटर कहा जा रहा है। अब जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होते हैं उसमें कहा गया है पॉल्यूटर को बियर करना पड़ेगा डैमेज की कॉस्ट। अब ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने वेल्लोर केस 1996 में रिकॉग्नाइज की थी और एनजीटी 2010 में भी ये चीज आई थी। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं अपने मेंस में कि सुप्रीम कोर्ट ने वेल्लोर केस में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की बात की थी। अब ये जो PPP लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, वो नेक्स्ट आर्टिकल में रहेगा। यहां पे मतलब है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टीपल एक ऐसा नॉन पॉइंट वाला बन चुका है हिस्सा, मतलब यहाँ पे जो पोल्यूशन के सोर्सेज वो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाते हैं, तो इस वजह से ये नहीं पता चल पाता कि भैया हम किसके ऊपर PPP लगाएं, ठीक है। अब ये जो चीज आती है स्टैनले केस में, यूरोपियन यूनियन 1999 में क्या हुआ था, उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे कहा कि फार्मर को केवल ब्लेम नहीं कर सकते हो पोल्यूशन के लिए, बाकी सोर्सेज भी ब्लेम करने पड़ेंगे, और जो एयर पोल्यूशन है उसका रीजनल ग्लोबल इंपैक्ट भी होता है। अब यहाँ पे जो इंडियन कोर्ट्स हैं उन्होंने फोकस किया है कंपनसेशन और रिस्टोरेशन के ऊपर, बट एग्जैक्टली वो जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी कॉस्टिंग कितनी है भाई, वो जो इतना पोल्यूशन हुआ है उसकी कॉस्ट वैल्यूएशन नहीं होगी तो कैसे बताया जा सकता है कि यहाँ पे इस इंसान को इतना देना है। तो अगर पता ही नहीं चल पाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गवर्नमेंट प्राइस प्रिंसिपल। अगर मान लेते हैं 1 kg का पोल्यूशन हुआ है, अब 1 kg पोल्यूशन किसने किया है वो पता ही नहीं है, तो अक्सर क्या होगा, इस 1 kg को कम करने की जिम्मेदारी केवल गवर्नमेंट की हो जाएगी। लेकिन अगर पता चल जाए इस 1 kg को भाई आधा किलो एक्स ने किया, आधा किलो वाई ने किया है, तो गवर्नमेंट बोलेगी एक्स से भैया आप अपना प्रिंसिपल के इस पीपी के हिसाब से आप अपना पैसा दीजिए, वाई को बोलेंगे आप अपना दीजिए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा क्योंकि प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पा रहा, जो PPP का एक फॉलो करना होता है। अब इस वजह से क्या है, ये गवर्नमेंट पे प्रिंसिपल बन चुका है ड्यू टू वेलफेयर कंसर्न। अब ये आर्टिकल का आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है किस चीज के ऊपर बात कर रहा है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर ही बात की, और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आर्टिकल 48A, 51A, G ये सब क्या दिखाते हैं, ये सारे शो करते हैं पॉइंट्स जो कि एनवायरमेंट से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, हमें सबसे पहली चीज तो एक सिंगल सोर्स पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को प्रोपोर्शनेटली लगाना चाहिए, ब्लाइंडली केवल एक के ऊपर नहीं लगाना चाहिए और केवल गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं घोषित करना चाहिए। और जो वेहिकुलर एमिशन है उसको प्राइमरी अर्बन पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए। जो ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन है उनको हमें रीजनल कोऑपरेशन के साथ टैकल करना होगा, एड्रेस करना होगा। जो साइंटिफिक सोर्सेज हैं उनको हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना होगा, जिससे जो लायबिलिटी है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स किया जा सके। और यहाँ पे गवर्नमेंट ओनली बर्डन से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए, केवल राइट नहीं बल्कि ये ड्यूटी भी होनी चाहिए लोगों की कि वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को रोकने के लिए कदम उठा सकें। फिर देखिए पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आप आसानी से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें क्या लिखा है, collect pollution tax, create a compensation fund by government as it is biggest polluter, recover financial cost of preventing or remedying environmental damage। तो आप क्या बोलोगे, फोर्थ इज दी राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसके पहले जो बेटा PPP था वो क्या था, वो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल था। ये जो PPP है ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब ये एक ऐसा मॉडल होता है जहां पे गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट साथ में मिलकर के काम करते हैं। जब कभी पब्लिक लिखा कहीं पे भी आपका शब्द लिखे पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक मतलब जनता का अर्थ है सरकार, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा बनाई जा रही है, तो माना जाता है पब्लिक बॉडी जहां पे भी लिखा होगा वो गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो कह रहे
हैं भैया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, स्पेसिफिकली बात की जाए मेडिकल एजुकेशन में, मतलब जो बड़े बड़े जो कॉलेजेस बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, उसमें अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलके आएंगे तो उससे क्या रिस्क आ सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्सपैंड किया मेडिकल कॉलेजेस को। प्लान ये हो रहा है कि 10 और बनाए जाएंगे ट्रिपल पी मॉडल के अंडर में। अब ट्रिपल पी मॉडल में क्या होता है, लैंड, हॉस्पिटल, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये जो मतलब फंड की कमी रहती है वो सब तो हो जाता है, लेकिन अब यहां पे पॉइंट उठता है कि भैया जो पब्लिक एसेट है, मतलब जो सरकारी जमीन है या सरकारी एसेट्स हैं, उनका फियर बढ़ जाता है प्राइवेटाइजेशन का। जो एक्सेस होता है पुअर के लिए, मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए, वो भी एक काफी बड़ा कंसर्न उठ जाता है। साथ ही साथ यहां पे क्या होता है, जो रिस्क है कि यहां पे जो बेनिफिट उठेगा वो अनइवनली शेयर होगा। गवर्नमेंट तो हाई रिस्क लेगी, लेकिन अगर इन्वेस्टर फेल हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट है वो नहीं हो पाएगा। अगर गवर्नमेंट ने और प्राइवेट एक्स ने कहा कि चलो हम ये वाई मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, गवर्नमेंट ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अब एक्स ने देखा कि वाई प्रॉफिट नहीं दे रहा, वाई तो हट जाएगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी है, ये आप एक बार पढ़िएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसकी अगर समरी पॉइंट में समझाऊं तो पीपीपी इन एजुकेशन के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने आंसर्स में आप यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फास्ट हो जाएगा, प्राइवेट की कैपिटल जो होगी वो फिस्कल बर्डन को रिड्यूस कर देगी, टेक और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर यहां पे बात करें निगेटिव पॉइंट्स की, तो प्राइवेटाइजेशन जब पब्लिक एसेट का होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। यहां पे हाई रिस्क ऑफ कैपिटेशन फीस भी बढ़ सकती है, मतलब जो भी फीस होगी बच्चों की वो बढ़ सकती है, रेगुलेशन वीक हो सकता है, फैकल्टी की शॉर्टेज, और यहाँ पे जो रूरल सर्विस है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, वो भी कंसर्न में आ सकता है। तो यहाँ का सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो पब्लिक फंडेड को हमें एक्सपैंड करना होगा ओवर ट्रिपल पी। ये है इस यहाँ पे एडिटर के हिसाब से कहना। अगर पीपीपी यूज करेंगे तो शॉर्टर लीसेस पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 60-70 साल तक लीज पे हम दे रहे हैं प्राइवेट को, वो अपना केवल फंडिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं। रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमें फैकल्टी डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्राइमरी केयर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। इस तरीके से हम ट्रिपल पी मॉडल का इस्तेमाल करके मेडिकल एजुकेशन में भी इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।